ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पीछे वाली चला दो, ये बंद कर। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये मेरे ख्याल में हमारी वो जो कोर्स बुक्स थी दो, उसमें से एक का ना चैप्टर नंबर 9 या 10 है, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि हम डेव ऑप्स को सिक्योर कैसे कर रहे होते हैं, उसकी क्या मेथोडोलॉजीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा डेव ऑप्स का एक स्टैंडर्ड साइकिल है, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्लान करते हैं, कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं ये प्री प्रोडक्शन के अंदर हो रही होती है। ठीक है, बिफोर गोइंग दैट कोड इनटू द प्रोडक्शन। और उसके बाद जब वो काम हो जाता है, इनके टेस्ट वाले हवाले से हमारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो हम उसको रिलीज करते हैं। रिलीज बनाने के बाद उस रिलीज को डिप्लॉय कर देते हैं। देन उसको मॉनिटर करते रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, और देन अगर उसमें कोई इशू आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, प्लान के टाइम पे हमारी जो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के हवाले से जो एक्टिविटीज होती हैं वो ये हो सकती हैं कि हम थ्रेट लैंडस्केप को देख लें कि वो क्या पॉसिबल है। ठीक है। हम अगर ये जो हमारा साइकिल है, चूंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल होता है, तो इसमें क्या होता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये साइकिल आपकी 3-4 रिलीज निकलने के बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ऐसी सूरत में अगर आपने किसी चीज में चेंज लाई है, तो उस चेंज का बाकी सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी हो रहा होता है डिजाइन या प्लान टाइम के ऊपर। कि अगर आप इन बिटवीन समवेयर हैं ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट साइकिल, आपके 3-4 स्प्रिंट्स निकल चुके हैं, अब कोई चेंज आ रही है, तो आप उसमें ये जो सेकंड वाला पॉइंट है कि चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस, ये आप देख लेते हैं कि यार इस वाली चेंज से सॉफ्टवेयर के किसी और एस्पेक्ट के अंदर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। उसके बाद आप कोड के ऊपर स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। फिर इसी तरह जब आप बिल्ड करते हैं तो उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एनालिसिस कर लेते हो। किसी हद तक सैस भी उस एक्टिविटी और डिपेंड करता है कि अगर आपने डेवलपर लेवल पे एक्सेस और ट्रेनिंग दी हुई है, उनको अवेयरनेस दी है, तो वो अपनी कोडिंग के टाइम पे सैस से अप्लाई कर देंगे। और अगर उन्होंने ये वाला काम नहीं किया हुआ, या अगर वो किया हुआ भी है, इवन देन जब आप कोड को कंपोज करते हो एक बड़े लेवल के ऊपर जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके एक रिलीज या बिल्ड बना रहे हैं, तो एट दैट टाइम भी आप सैस को अप्लाई कर लेते हो। ठीक है। और उसके साथ साथ एक कंपोनेंट एनालिसिस भी आपका चल रहा होता है। उसके टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग के ऊपर आपकी ऑथेंटिकेशन वगैरह इंप्लीमेंट होती है, उसकी मतलब एस्पेक्ट्स चेक हो जाते हैं। फिर आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन अगर कोई हैं वो आप देख लेते हो। और किसी हद तक डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिसिस के जो रूटीन्स होती हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर देते हो, जिनकी हमने एक आइडिया लिया था पिछली बारी लैब के अंदर। ठीक है, डैश और सैश दोनों का है। देखो, प्रोजेक्टर ऑन है। रेड लाइट है कि देन फिर जब वो सॉफ्टवेयर आपका रन होना शुरू हो जाता है, तो 7th नंबर स्टेप के अंदर आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। तो मॉनिटर कैसे करते हो? या तो आप उसके ऊपर जो लॉग्स लगाए होते हैं इनको कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे होते हो, उस पर किसी सीन को इम्प्लीमेंट कर देते हो ताकि वो जो इश्यूज हैं वो उनको देखता रहे। ठीक है। रेस्ट इम्प्लीमेंट होता है, और रेस्ट के अंदर ये होता है कि आपके मतलब वेब वगैरह उस तरह की चीजें चल रही होती हैं जो कि रन टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और एंड में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देते हो। जैसे अगर किसी ने आप पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का टैग कर दिया, तो आप क्या करोगे कि वो आइडेंटिफाई करोगे कि यार किस आईपी से ये वाले मेरे ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, और या तो उनको ब्लॉक करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर वो सोफिस्टिकेटेड अटैक है तो ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर आप ऑल्टरनेट कोई राउटिंग शाउटिंग और इस तरह के काम करके ट्रैफिक को आप वो रिस्पॉन्ड दोगे उस चीज़ का। ठीक है। तो ये जो हमारी सिक्योरिटी होती है, यानी कि ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये हमारी टोटल जो डेव ऑप्स है उसके उस साइकिल को, उस लाइफ को कवर कर रहे होते हैं। और ये एक इटरेटिव कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी ने जो इसको कवर किया होगा, ये भी इटरेटिवली और कंटिन्यूसली किया होगा और थ्रू आउट द लाइफ साइकिल किया होगा। तो आजकल के दौर में और आने वाले दौर में जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम जब आपके जहन में कंसेप्ट आता है कि ओके फाइन, हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना है,
उसी वक्त से आप उसके ऊपर आने वाले अटैक्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और उनको सामने रख के प्लानिंग स्टार्ट करते हैं कोड की या डिजाइन की या सॉफ्टवेयर की। और वहां से लेके टिल डिप्लॉयमेंट एंड रनिंग एंड ऑल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपके इसके अगेंस्ट कवर हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर थोड़ी सी और डिटेल है डेवऑप्स के हवाले से कि किस किस एरिया में जो बेसिकली आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा या जो सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी का जो मास्टर होगा, मतलब स्प्रिंट के अंदर वो एक स्प्रिंट मास्टर होता है ना, तो उसके साथ जो सिक्योरिटी वाला पर्सन होगा ना, वो किन एस्पेक्ट्स के ऊपर किन किन चीजों को देख रहा होगा या किन किन चीजों को वो सोच रहा होगा। ठीक है। वो एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे जो आपके सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से इस सारे साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो जब आप प्लान करते हो तो प्लान के अंदर आपकी थ्रेट मॉडलिंग आ जाएगी, सिक्योरिटी का बैकलॉग के हवाले से जो आइटम्स रहते हैं जो पिछले वाले किसी में लेफ्ट ओवर्स हैं उनको आप कवर करते हो, एनालाइज करते हो थ्रेट लैंडस्केप को और प्रिडिक्ट करते हो कि किस किस तरह के इश्यूज रेज हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप सिक्योरिटी के बैकलॉग आइटम्स मतलब आइडेंटिफाई करते हो। ये बैकलॉग आइटम बेसिकली उस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जो डेव ऑप्स की टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है। कि आप दो एस्पेक्ट्स इस एरिया में करते हो, प्लान वाले में आप थ्रेट मॉडलिंग करते हो और उसके बाद जो आपको आइडेंटिफाई होता है आपका थ्रेट वेक्टर, उसके अगेंस्ट आप एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हो कि इस तरह के अटैक आएंगे तो उसके अगेंस्ट आप अपने बैकलॉग्स बना लेते हो। ठीक है। फिर जब आप उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हो तो आप उसके ऊपर स्टैटिक और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करते हो। एब्यूज केसेस के जो टेस्ट होते हैं वो आप चेक करते हो और किसी हद तक वो जो पुराने जमाने में होता था मैनुअल कोड रिव्यू और आजकल जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटेड कोड रिव्यूज हो रहे थे, वो वाली चीजें आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हो एज ए सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के ऊपर रहते हुए डेवऑप्स के अंदर। फिर जो आपका बिल्ड टाइम होता है उसके अंदर आप बिल्ड कोड एनालिसिस करते हो, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हो। ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के अटैक्स की परफॉर्म होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फिर उस सॉफ्टवेयर के एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, एंट्री पॉइंट्स वो बेसिकली इनपुट्स होंगी जहां से एक्सटर्नल एंटिटीज आपके सॉफ्टवेयर को कोई डाटा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। उसको आप चेक करोगे। फिर टेस्ट के अंदर भी आपकी कॉमन अब्यूज केसेस जो हो सकते हैं जैसे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन, इनवैलिडेटेड इनपुट्स, ठीक है ना, फजिंग, इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स आप जो है ना टेस्टिंग के अंदर डाल के देखोगे कि क्या ये चीजें कवर अप हो रही है कि नहीं हो रही। इसी टेस्ट के अंदर जब आप वैलिडेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करोगे, वैसे वो टेस्ट के केस में आता था, यहाँ सिक्योरिटी के वजह से अलग हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर प्रॉपर पेन टेस्टिंग करोगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का है तो उसके ऊपर अगर कोई पीसीआई डीएसएस की कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है तो वो चीजें आप वेरीफाई करोगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर पीसीआई डीएसएस की ऑल एस्पेक्ट्स को कंप्लाई कर रहा है या किसी जगह पे इसकी कोई प्रॉब्लम है जो कि कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस की सूरत में जा रही है, और देन फजिंग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये सारी स्टेजेस होती हैं कि आपकी प्री प्रोडक्शन की। जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो अब आपके पास क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर कोई इशू आ गया आपके पास, अच्छा सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद आप करोगे इसको कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय। तो जब आप कॉन्फ़िगर करने लगोगे तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर है। फॉर एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर जिस वेब सर्वर के ऊपर चल रहा है उसकी जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपने प्रॉपर अप्लाई की हैं या नहीं की हैं। इसी तरह आपके फीचर्स जो जो रिक्वायर्ड हैं वो तो आप रखोगे, जो अनरिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो इट इज सजेस्टेड कि आप अपने वेब सर्वर में से उन फीचर्स को ऑफ कर दें थ्रू कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट जितने आपके फीचर इनेबल होंगे ऑटोमेटिकली उतनी ही आपकी वो हो रही होगी प्रॉब्लम। क्या बात है, तो काम की बात है, मुझे भी बता दो। ठीक है। और इसी तरह अगर वो फीचर एक्टिव रहेंगे तो अगर उन फीचर में कोई वल्नरेबिलिटी इन फ्यूचर निकल आती है तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट करेगी आपके सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को, क्योंकि वो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी वजह से इम्पैक्ट हो जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक के हवाले से आप कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे कि क्या क्या वैलिड राउट्स बन रहे हैं, उन राउट्स को अलाउ करोगे, बाकी जितने भी राउट्स रेलेवेंट टू योर सॉफ्टवेयर नहीं है उनको डिसबाउंड कर दोगे। आपके सॉफ्टवेयर को किस किस चीज का एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा है वेब सर्वर के ऊपर और डेटाबेस सर्वर एक अलग सिस्टम के ऊपर है, तो जो डेटाबेस सर्वर है उसके ऊपर आप एक सिक्योरिटी पॉलिसी लगा दोगे कि इस
के ऊपर जो ट्रैफिक आए वो सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर से आए। इसका मतलब है कि क्लाइंट किसी भी तरह से डायरेक्ट आपके डेटाबेस सर्वर को एक्सेस ना कर सके, वो जब भी आए आपके वेब सर्वर के थ्रू आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी डेटाबेस सर्वर होगा उसके ऊपर आप एक रूल इंप्लीमेंट करा दोगे अपनी फायरवॉल में कि इस आईपी एड्रेस को, जो कि हमारी डेटाबेस को लोकेट हुआ है, इसको एक्सेस करने वाला आईपी सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर का है। अगर किसी और आईपी से इसके ऊपर रिक्वेस्ट आती है आपके वेब सर्वर के ऊपर तो वो डिनाई हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आप कर देते हो ताकि कोई भी बंदा जो आउटसाइडर है, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन है, वेब के थ्रू आपकी डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। फिर इसके बाद मॉनिटरिंग के लिए आप लॉग की कॉन्फ़िगरेशन और इस तरह की सारे मामला करते हो जो आपकी एप्लीकेशन के एक्सेसेस के लॉग डेवलप हो रहे होते हैं, ताकि अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट की फोरेंसिक के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, लॉग्स। आप लॉग्स में जाके चेक करोगे कि ओके फाइन, अगर मेरा सर्वर 16 तारीख को 10:32 पे डाउन हुआ था, तो 10:25 के बाद इसके ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, किस किस ने एक्सेस किया था, उसने क्या क्या कमांड चलाई थी, सो दैट आप आइडेंटिफाई वो पाथ करेंगे कि जिसके थ्रू अटैकर ने आपके सर्वर को कंप्रोमाइज किया। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके पास के लॉग्स अभी इनेबल होंगे और लॉगिंग हो रही होगी तभी आप ये वाला काम इन केस ऑफ सम इंसिडेंट फोरेंसिक्स के हवाले से कर सकेंगे। अगर आपने ये लॉग्स इनेबल नहीं किए हुए, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, स्टोरेज नहीं हो रही, कलेक्शन नहीं हो रही, तो क्या होगा कि अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो अब आप ब्लैंक होंगे कि यार ये पता नहीं कैसे इंसिडेंट अगर हुआ, किसी बंदे ने अटैक तो किया है मगर किस बात पे किया है, किस किस वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए लॉग जरूरी है। फिर अगर आपने सीम इंप्लीमेंट किया हो तो सीम जो होता है वो आपको आईडीएस और समहाउ आईपीएस, आईडीएस होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो उसकी सपोर्ट भी देना शुरू कर देता है। क्यों कि वो जो लॉग होते हैं उसकी एक कॉपी सीम के पास जा रही होती है, सीम उन लॉग्स को स्टडी करता रहता है रन टाइम पे, और स्टडी करने के बाद वो चेक करता है कि इस वाली सारी एक्टिविटीज जो करंट विद इन पास 1-2 मिनट्स आई हैं, इसमें कोई ऐसा अटैक का पैटर्न तो नहीं मुझे मिल रहा कि जिसकी वजह से मेरा सर्वर अंदर अटैक आने वाला हो। अगर उसको कोई ऐसा पैटर्न डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को थ्रू ईमेल, थ्रू अलर्ट्स, व्हाटएवर, कि आपका सर्वर मेरे ख्याल में इन ट्रैफिक या इन आईपीएस की तरफ से अंडर अटैक है, तो आप इससे को रिमेडियल मेजर कर लें। और अगर आपने आईडीएस की जगह आईपीएस लगाया हुआ है तो ना सिर्फ आपको अलर्ट देगा बल्कि फॉर दैट टाइम वो उस ट्रैफिक को भी ब्लॉक करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसका काम है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो इंट्रूजन को, अगर उसको कोई इंट्रूजन नजर आती है तो आपको अलर्ट भी देगा और साथ उसको ब्लॉक भी करना शुरू कर देगा खुद से। और अगर आपका सिंपल आईडीएस लगा हुआ है तो वो सिर्फ आपको अलर्ट देगा, वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि मेरे ख्याल में अटैक हो रहा है, लेकिन उसको डिटेक्शन के बाद आप पे छोड़ देगा कि आपने उसकी प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स लेने हैं वो आप खुद ले लें। उसके बाद इसी तरह से आप अगर किसी इशू की कंटेनमेंट करना चाहें तो वहां पे आपके रेस्ट की इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, रेस्ट ऑटो रिस्पॉन्ड कर देगा आपके किसी भी अटैक को। इसी तरह अगर कोई इशू रेज हुआ है और अगर आपने अटैकर ने आपके कोड की या आपके सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी को वायलेट किया है तो वो उन चेंजेस को रोल बैक कर देगा और आपका जो ओरिजिनल मास्टर कॉपी पड़ी हुई है उसके पास, रेस्ट के पास, वो उसको रिस्टोर कर देगा ताकि जो मिलीशियस चेंजेस है आपके सॉफ्टवेयर में से वो खत्म हो जाए। इसी तरह से वो अटैकर को ब्लॉक कर देंगे और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो सर्विसेज जो कि वल्नरेबल है, जिसकी वजह से बाकी सारे सॉफ्टवेयर की उसके ऊपर मसले हो रहे हैं, उनको शट डाउन ही कर दें। उसके बाद रीस्टोर और मेंटेन की एस्पेक्ट आएगा कि अगर आपके सॉफ्टवेयर पे कोई इंसिडेंट होता है तो आपकी सर्विस की स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी की स्टेबिलिटी को कंटिन्यूस रखने के लिए वो आपका कोड रीस्टोर कर सकता है, आपकी सर्विसेज को मेंटेन कर सकता है। हमने लास्ट उसमें देखा था नंबर ऑफ रेप्लिकास कुबरनेटिस में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते थे कि अगर किसी वजह से, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के रेप्लिकास 3 डिफाइन किए हुए हैं और किसी वजह से, किसी अटैक की वजह से, किसी इशू की वजह से आपका एक सर्वर, एक रेप्लिका डाउन हो जाता है, तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली उसका एक और रेप्लिका खड़ा करके, जितने आपने उसको लिमिट दी हुई है कि मेरे 3 एट अ टाइम सर्वर चल रहे होने चाहिए, तो वो इंश्योर करेगा कि आपके 3 एट अ टाइम चल रहे हो। और अगर किसी वजह से वो एक डाउन होता है तो वो उस टाइम पे, रन टाइम पे, एक और रेप्लिका खड़ा कर देगा। ठीक है ना, तो ये आपकी मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस या रिस्टोरेशन ऑफ द सर्विस के केस में आ जाएगा। और उसके बाद में अगर कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है तो आपको रूट कॉज एनालिसिस के अंदर हेल्प प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है, अगर उसके दौरान
कोई नई अटैक सरफेस डेवलप हुई है जो पहले से आपके जहन में नहीं थी, बट किसी अटैकर ने वो नई अटैक सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि उस नई अटैक सरफेस को अपने मॉडल के अंदर डालेंगे, प्रिडिक्शन के अंदर, और वहां से फिर आप ऑटोमेटिकली ये वाला साइकिल दोबारा से चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये वो सारे हमारे जो डिफरेंट इन डिटेल एस्पेक्ट्स है कि जब हम डेव सेक ऑप पे जाते हैं, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, अब जो उसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज आजकल मुस्तअमल है, आजकल इन यूज है, वो है डेव सेक ऑप्स। ठीक है, तो उसके अंदर हर इस डेव ऑप्स के साइकिल के अंदर, इस एस्पेक्ट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी काम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ना, वो है कि आपने अपने डेवऑप्स के लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू डेवलपर प्लस सिक्योरिटी गाइस एंड गर्ल्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की डेवलपमेंट के साइकिल को सिक्योर बना लें। सबसे पहले एजुकेट। अगर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनके आप सिक्योरिटी के हवाले से माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो रूटीन के इख्तियार थे, देखो ना, अब आप लोग तो नए डेवलपर्स हो, आप लोग या जो आजकल के बैचलर्स करके फारिग तहसील होकर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ों का आइडिया होगा सिक्योरिटी के हवाले से। बट एक बंदा जो ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, और मे बी वो सीनियर पोजीशन पे भी होगा, और उसके नीचे टीम काम कर रही है, तो अगर वो टीम वाले जो सिक्योरिटी अवेयर है वो कहते हैं कि सर हमें इसकी ना सैस्ट भी कर लेनी चाहिए, इसमें हमें 3 दिन तो लगेंगे, और उसके जहन में ये सिक्योरिटी की कोई इतनी अहमियत नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा पुराने जमाने का मेरी तरह का बाबा सा बंदा है, वो कहेगा नहीं यार क्या जरूरत है 3 दिन जाया करने की, आगे इतना काम पड़ा हुआ है, अभी सॉफ्टवेयर के इतने बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो छोड़ो उसको 3 दिन को, वो होती रहेगी, बाद में क्यूसी वालों का काम है वो कर लेंगे, हम अगला मॉड्यूल डेवलप कर लेते हैं। अगर तुमने पिछला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, तो बजाय इसके कि तुम 3 दिन सैस्ट पे जाया करो, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग पे जाया करो, व्हाई नॉट टू गो ओवर द नेक्स्ट थिंग कि जो हमने अगला सॉफ्टवेयर या अगला मॉड्यूल बनाना था तुम उस पर काम शुरू कर दो। ठीक है, तो उन लोगों को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है, सो दैट दे कम टू नो कि यार ये जो सिक्योरिटी है, अगर इसको हम जितने अर्ली अडॉप्ट कर लेंगे, उतना हमारे सॉफ्टवेयर का ओवरऑल जो लॉन्गर पीरियड में बिल्ड टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर आपने एक कोड 10 दिन में बना लिया, वेरी गुड, लेकिन आगे जाके उसमें कोई चेंजेस आई और उन या सिक्योरिटी की कोई वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हुई और वो वापस आपके पास आ गया और आपने फिर 10 दिन में उन वल्नरेबिलिटीज को रिमूव किया, तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 20 दिन हो गया ना। आपने तो सोचा था कि मैं 10 दिन में बना लूंगा, बट वो 20 दिन लगे क्योंकि 10 दिन वो बाद वाले भी ऐड हो गए। उसकी जगह अगर आप 3 दिन दे देते सिक्योरिटी एप्लीकेशन टेस्टिंग को और उस दौरान में सैस्ट के अंदर ही आप इन बग्स को रिमूव कर लेते, तो आपका टोटल टाइम 13 दिन होता, आपके पास टोटल 7 दिन बच जाते। क्यों कि 10 दिन में तो आपने डेवलप कर दिया, लेकिन वो 3 दिन बचाने के चक्कर में आपके बाद में जाके 10 दिन लग गए कि जब आपका वो सॉफ्टवेयर में इशू निकला और वो फिर वापस आपके पास आया और फिर आपने 10 दिन में उसकी पैचिंग की ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये रियलाइज करवाना उनको। उसके बाद सेकंड चीज आती है ऑटोमेट। सिक्योरिटी टेस्टिंग एक कम्बरसम और एक टेडियस किस्म का काम है और एक रिपीटेटिव प्रोसेस है कि आपने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की, फिर सैस्ट अप्लाई करो, फिर थोड़ी सी चेंजेस की, फिर वल्नरेबिलिटी टेस्ट करो। तो इसको आप जितना ऑटोमेट कर दोगे ना, उतना आपकी जान आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब अपनी वो ऑटोमेशन वाली लैब में देखा था कि हम अपने गिटहब के ऊपर मुख्तलिफ ट्रिगर्स लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो ही मेरा सॉफ्टवेयर पुश होता है या कमिट होता है तो मेरा कोई एक्टिविटी चल पड़े, और उस एक्टिविटी के ऊपर हमने कुछ कमांड चलाई थी, उसकी जगह अगर मैं सैस्ट की एप्लीकेशन एक्टिवेट कर देता हूं, तो उसका मतलब है कि जो ही मैं कमिट करूंगा उसी वक्त सैस्ट ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली मेरे सिक्योरिटी ऑफ द कोड को चेक कर लेगा, क्योंकि वल्नरेबिलिटी होगी तो मुझे बता देगा। तो क्या होगा कि इधर मैंने बिल्ड किया, इधर मैंने पुश किया या इधर मैंने कमिट किया, जिसके ऊपर मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है, तो जो ही मैं ये एक्टिविटी करूंगा तो ऑटोमेशन की वजह से 10 मिनट के बाद मुझे ईमेल आएगी कि आपने ये जो काम किया था 10 मिनट पहले, बिल्ड की थी या कमिट किया था या पुश किया था, ये सिक्योर है कि नहीं। तो 10 मिनट के बाद ही मेरी ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग होकर मुझे सिक्योरिटी टेस्टिंग का रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर एक बंदा बिलफर्स लेट काम कर रहा था, रात को 9 बज गए थे, अब उसको जल्दी भी नहीं घर जाने की, उसने जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट किया, सेव किया, और वो सैस्ट अप्लाई करना भूल गया बिकॉज उसको मतलब लेट हो रहा था, तो वो सिस्टम नहीं भूलेगा,
वो उस वक्त तो चला जाएगा घर। अगले दिन जब सुबह आएगा तो 10 मिनट के बाद की उसको मेल आई होगी, अगर वो 9 बजे निकला था तो 9 बज के 10 मिनट की मेल आई होगी कि आपके सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी इस कोड के हवाले से हैं, या आई होगी कि यार नहीं आपका बिल्कुल सॉफ्टवेयर का कोड अभी तक ठीक है, इसमें मुझे कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर नहीं हुई। तो ऑटोमेशन से क्या होता है कि बहुत सी ऐसे इशू की कोई चीज मिस हो गई डेवलपर से, एक तो वो खत्म हो जाते हैं ऑटोमेशन की वजह से, और एक आपकी ऑटोमेटिकली पाइपलाइन के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, जैसे इसने गपशप लगानी है वो बाहर चला जाए, वरना फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर मैं सख्त वाले सवाल देना शुरू कर दूंगा उसके अंदर, अ, जो क्विज होना है, ठीक है। जी जी, क्विज अब कभी भी हो सकते हैं, मैंने पिछली बार से लेके ऑनवर्ड बता रहा था आपको। अच्छा, उसकी बात है मॉनिटर, कि आपने मॉनिटरिंग अप्रोच एक बड़ी लाजमी है, कि अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको पीरियोडिक चेक करते रहें, उसकी जगह आप मॉनिटरिंग के लॉग, मतलब मॉनिटरिंग की एस्पेक्ट्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, सो दैट जो ही कोई इशू आता है तो वो आपके 2-3 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर हाईलाइट हो जाए, सो दैट अगर डेवलपर को पता चला कि मेरे कोड में इशू है बट उसकी डेडलाइन आई हुई थी, तो उसने अपनी डेडलाइन को मीट करने के लिए उसको स्किप कर दिया, तो उसकी जगह आपकी मॉनिटरिंग चल रही है, उसकी 2-3 लेवल के ऊपर लॉग जा रहे हो, ताकि अगर वो स्किप करता भी है तो ऊपर वाला पूछ ले कि यार वो कल कोड के अंदर एक इशू का मुझे भी ईमेल आई हुई थी, तो बताओ वो किया कि नहीं किया इंप्लीमेंट, सो दैट अगर डेवलपर से कोई चीज स्किप हो रही है, चाहे वो जानबूझ के कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है, तो किसी और लेवल के ऊपर भी उसकी विजिबिलिटी हो रही हो इस इशू की, ठीक है। और उसके बाद आप सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट को आप इटरेट करें। इटरेट करने से क्या मुराद है कि सपोज आप लोग डेवलपमेंट कर रहे थे किसी एक लैंग्वेज में, लाइक सी शार्प में कर रहे थे, और अब पता चला कि यार सी शार्प के फला जो फंक्शन है वो वल्नरेबल है, वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, पहले नहीं था पता, फाइन। अब सैस जब अप्लाई हुआ तो उसने बता दिया कि आपका ये वाला यूजेज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज व्हिच आर बिल्ट इन इनटू इट। उसके बाद आप क्या करें कि ये कोशिश करें जो पिछला कोड बन गया उसमें वो फंक्शंस यूज हो गए, वो तो ठीक है, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, पैच करने पड़ेंगे, बट आपका सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि आइंदा आपका कोई डेवलपर दोबारा से वही फंक्शन यूज ना करे, ताकि एटलीस्ट इस वल्नरेबिलिटी को आपके कोड में दोबारा से आने का चांस खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, नंबर 1 पे चले जाओगे, एजुकेट। कि आप अपने डेवलपर्स को एजुकेट करोगे, इधर थ्रू ईमेल करोगे, या इधर कोई अवेयरनेस सेशन रख दोगे छोटा सा, इधर उनको ईमेल कर दोगे कि दिस फंक्शन इज वल्नरेबल, तो आइंदा से जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल ना करें, इसकी ऑल्टरनेट ये फंक्शन अवेलेबल है जो सिक्योर है, तो आप उस फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। तो इस एजुकेशन की मदद से आप इटरेशन को कवर कर लोगे कि आपकी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स हैं, कि आपका एक बार की गलती दोबारा से आपके कोड में ना आए, ठीक है। क्योंकि एक बार की गलती गलती होती है, बार बार की गलती ढटाई होती है। यार एक बार आपने गलती की, आपको पता चल गया कि यार ये काम ठीक नहीं था, जब आप दोबारा गलती कर रहे हो उसका मतलब है अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि गप्पे ना लगाओ, लेकिन आप लोग फिर गप्पे लगा रहे हो, तो ये फिर वो है कि इटरेशन वाली साइड पे, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट वाली साइड पे आप लोग नहीं जा रहे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार अगर कोई इशू है तो बाहर चले जाओ, आराम से गप लगा के आ जाओ। अच्छा, फिर सेंस एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक स्टैंडर्ड नेम कंसीडर होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है $8,000 से, 3 दिन की, 5 दिन की ना। तो इनकी ट्रेनिंग्स का जो एस्पेक्ट होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है, और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने एक काल्म्स के नाम से एक निमोनिक दिया। निमोनिक क्या चीज होती है, एक ऐसी चीज जिसको आप यूज करते हो किसी बड़ी चीज को याद रखने के लिए जो आपको याद ना हो रही हो, ठीक है। तो ये हमें डेफ सेक्स ऑप के बारे में ना एक काम जो है ना, ये एक चेंज के हवाले से एक एस्पेक्ट दे रहा होता है। तो काम जो है वो एब्रीविएशन है कल्चर की, ऑटोमेशन की, लीन की, मेजरमेंट की और शेडिंग की, ठीक है। तो कल्चर में क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ऑपरेशन के अंदर जो बैरियर है ना उसको आप खत्म कर दें। कि जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि डेवलपर कहते थे यार मेरा काम तो डेवलप करना है, सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो सिक्योरिटी टीम का काम है, उनका काम है, वो देखते रहेंगे सिक्योरिटी को, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी वाले कहते थे कि हमने कोड की सिक्योरिटी तो कर दी, अब जो आपके सर्वर चल रहे हैं इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना हमारा काम नहीं है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन सर्वर्स का वो देख ले। तो वो कहता है कि आपने अपने अंदर कल्चरल चेंज लानी है, और आपने ये बाउंड्रीज खत्म कर देनी कि ये मेरा काम नहीं तुम्हारा काम है, और ये तुम्हारा काम नहीं किसी और का काम है, ये सबका काम है।
अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से उसकी कोई इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे आएगा। अगर आपकी कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका नाम, बैड रेपुटेशन उसके लिए अकर होगी, ठीक है। और जाहिर है अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं काम करेगी, ठीक बिजनेस नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको फायर कर देगी। तो समहाउ किसी ना किसी तरह से उसका इम्पैक्ट आपकी अपने ऊपर भी, आपकी जॉब पे भी आएगा। या अगर आपकी अपनी कंपनी है तो उसका रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी जो है सबका काम है। अगर एक स्वीपर भी सफाई कर रहा है और सफाई करते हुए उसको कोई चीज नजर आती है कि यार ये काम ठीक नहीं है, तो उसका भी काम है कि उस इशू को रेज करे। वो ये ना कि यार ये तो तार अगर ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, या किसी ने आपको मतलब कोई एक रॉन्ग डिवाइस यहाँ पे कोई इंप्लीमेंट की है, तो ये तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम था। नहीं, जो आपका सबसे नीचे वाला बंदा है वो भी अगर कहीं सिक्योरिटी का कोई ब्रीच देखता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिपोर्ट करे अथॉरिटीज को। क्यों कि अगर उस सिक्योरिटी की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली बीइंग एन एम्प्लॉय आपके ऊपर भी उसका कोई ना कोई नजला गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, भले आपका कसूर हो या ना हो। इसी तरह से जैसे हम आजकल टैक्स इवेजन करते हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट, मतलब बाज लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ मतलब कोई जो उनके काम होते हैं उसमें कोई रिश्वत ले लेंगे, गवर्नमेंट के चीजों को मिस यूज कर लेंगे, ठीक है, नुकसान पहुंचा देंगे। और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, हालांकि वो पैसा मेरा, आपका, हम सबका लग रहा होता है। कैसे? गवर्नमेंट खुद से तो पैसे छापती नहीं है। अगर गवर्नमेंट का खर्चा 1,000 रुपए का है तो वो 1,000 रुपए हम लोगों पे 1,000 रुपए के टैक्सेस लगा के पूरा करेगी, ठीक है। अगर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास और मैं कहता हूं कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू तो 500 रुपए थी, लेकिन मैं 700 रुपए इसको वेट करता हूँ, 200 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से निकलवा लेता हूँ, ठीक है। उसमें से 50-100 रुपया लोगों को रिश्वत दे दूंगा, वो मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव कर देंगे, और मैं 500 वाला काम गवर्नमेंट को 700 में करके दूंगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, वो 1,000 की जगह वहां से टैक्स 1,200 रुपए कर देगी। वो टैक्स किससे देना है? अगेन फिर मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर देना है, ठीक है। अब एक बंदा तो 100 या 200 रुपए का फायदा कमा रहा है, लेकिन उस एक बंदे के वो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो हम सबकी जेबों से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं देखता हूं कि यार मिस्टर एक्स वाई जेड है, वो गवर्नमेंट को किसी हवाले से चूना लगा रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ये लेमन टर्म्स है कि वो एक गड़बड़ कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि यार हम उस चीज को रोकें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है यार ये तो गवर्नमेंट को नुकसान दे रहा है ना, इससे मेरा क्या ताल्लुक है। नहीं, वो मेरा ताल्लुक इसलिए कि गवर्नमेंट ने वो जो 200 रुपए है ना, या 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए, वो मुझसे ही पूरे करने हैं। फिर तो एक्स्ट्रा टैक्स जो अगले साल लगने हैं ना, वो मैं ही नहीं फिर पे करने हैं। तो इस तरह एक तरह से वो जो बंदा है वो गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए का चूना नहीं लगा रहा, वो एक्चुअली मुझे 2 करोड़ रुपए का चूना निकाल रहा है, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए का कुछ शेयर मेरी जेब से भी कल को निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें विजिलेंट रहना चाहिए। फिर ऑटोमेशन वही वाली चीज आ गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपनी सर्विसेज को जितना ऑटोमेट करेंगे, स्पेशली स्कैनिंग टेस्टिंग वालों को, इन कंटिन्यूस डिलीवरी एनवायरनमेंट में, CI/CD वाले एनवायरनमेंट में, उतना आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जो एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी है, उसके कंप्लाइंस है, उनको आप ऑप्टिमाइज रखें, ठीक है। ऑप्टिमाइज से क्या मुराद है कि आपके सिस्टम और आपके प्रोसेसेस इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि 99% ना भी सही, चलो 90% चांस ये हो कि हमारी कोडिंग के स्टैंडर्ड इतने जबरदस्त है, हमारा जो डेवलपर्स है उनका सिक्योरिटी के हवाले से नॉलेज इतना जबरदस्त है कि वो डिफॉल्ट में जब कोडिंग करते हैं तो वो सिक्योर होती है, ठीक है। ये इफेक्टिवनेस होगी कि यार आपका बंदा कोड कर रहा है और कोड करने के बाद सैस्ट में उसमें कोई चीज नहीं निकल रही, कोई इशू नहीं निकल रहा, डैस्ट में उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं निकल रही, तो दैट इज योर सक्सेस कि यार हमारे अंदर ये डेव सेक्स ऑफ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो गया है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं जब वो कोडिंग करते हैं तो उन सारे एस्पेक्ट्स को पहले से कवर किया हुआ होता है। इवन जब हम टेस्ट रन करते हैं एहतियातन, ताकि देख लें कि कोई वल्नरेबिलिटी आई तो नहीं है सेस्ट में या डैस्ट में, तो उनकी की हुई कोडिंग इतनी सिक्योर होती है कि उसके अंदर कोई इशू निकलता ही नहीं है। फिर आप मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट मैट्रिक्स के हवालों से, जिसकी मदद से आप देखते हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन कितनी है, ठीक है। वो आपकी आ जाएगी कि आपके कितने नंबर ऑफ लाइन कोड्स में कितनी वल्नरेबिलिटीज निकलती हैं। तो जितनी इस रेशो के अंदर कमी आएगी उतना आपका सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है। कि बिलफर्ज 1 लाख लाइन ऑफ कोड में से सिर्फ 10 वल्नरेबिलिटीज निकली हैं, ठीक है। ये एक ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 1 लाख लाइन ऑफ कोड में से 20 वल्नरेबिलिटीज निकलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। और फिर आपकी जो थ्रेट्स है, जो आपके रिस्क हैं, जो आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं, आप उनको शेयर करते हैं। वो जो एक था ना हमारे कि वो एक साइकिल के एंड में एक
इंप्रूवमेंट के हवाले से एक फीडबैक निकलता है कि इस साइकिल में हमने ये इशू फेस किए और इनको हमने ऐसे ऐसे ओवरकम किया। इस चीज की शेयरिंग अमंग अदर पार्टिसिपेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जरूरी है कि हमें तो ये मसला आया था, हमने 2 दिन लगा के इसका हल निकाल लिया और ऐसे निकाला हल। अगर ये बातें मैं अपने बाकी डेवलपर्स को बता दूंगा तो क्या फायदा होगा कि उनको ये मसला ही नहीं आएगा, उनको पहले से पता होगा कि यार इस तरह का मसला आता होता है और इसका हल ये होता है। एक नॉलेज बेस आपके पास डेवलप हो जाती है और उस नॉलेज बेस का फायदा क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो अगले आने वाले आपके डेवलपर है या जो अगले आपके स्प्रिंट के साइकिल्स हैं उनमें आप वो गलती रिपीट नहीं करते, आपको उसका पहले से पता होता है कि इस तरह से काम करेंगे तो गलती होगी, ये इशू रेस होगा, और अगर रेस हो भी जाए तो उसका सोल्यूशन ये है। उसके ऊपर 2 दिन आपको सोल्यूशन ढूंढने में जाया करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी किसी ने सोल्यूशन आपके पास निकाला होगा। ठीक है। उसके बाद है कल्चरल चेंज फॉर डेव सेक्स ऑप। अच्छा ये क्या है? ये वही एस्पेक्ट्स हैं कि आपका जो कल्चर है ना वो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है आपकी किसी भी एस्पेक्ट का आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के हवाले से। ठीक है। जितना आपका कल्चर का चेंज जो है वो कम टाइम लेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट अर्लियर उसके रिजल्ट्स आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। देखें, अगर आपका जो डेवलपर है वो जितना जल्दी सिक्योर कोडिंग करना शुरू कर देगा और कोडिंग करते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखना शुरू कर देगा, उतनी जल्दी आपकी वल्नरेबिलिटीज जो आइडेंटिफाई होती हैं ड्यूरिंग सेस्ट एंड डैश उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैकेंजी एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, उसने कुछ रिसर्च करवाने के बाद इस एस्पेक्ट के उसने आइडेंटिफाई किए। वो क्या क्या है? नंबर 1 ये कि पुश करें आप चेंजेस फ्रॉम द टॉप। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट सिक्योरिटी को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना शुरू कर देगी तो वो नीचे वालों से काम करवा लेगी। उसका वाइस वर्सा वो वाला काम होता है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका जो टॉप मैनेजर है वही सिक्योरिटी अवेयर नहीं है, वो कह रहा है काम पे फोकस करो यार, मुझे 10 दिन में बना के दो, भले लेस सिक्योरिटी क्यों ना हो, तो उस सूरत में फिर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स में मतलब बिगाड़ अगर ना भी आ रहा हो तो एटलीस्ट सुधार नहीं आएगा। ठीक है, वो इंप्रूव नहीं होंगे। अच्छा ये मैं आपको वर्बली पढ़ देता हूँ, अगली स्लाइड पे हम नहीं जाते अभी, यहाँ पे फिर ब्रेक लेंगे। चले आई गई है, अभी फिर ऑन करना पड़ेगा। ट्रस्ट बेसिकली इस बात को कहते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप साइड से कुछ इम्पोजिशन की जा रही है किन्हीं कुछ पॉलिसीज की, तो आप लोगों का, यार मैं अगली बार ना 5 मिनट्स लेस कर दूंगा, अब आप लोगों की ये बग जो है ना खत्म ना हुई तो। कितनी बार यार मैं आप लोगों को आराम से कहूंगी यार बातें ना करें, अगर करनी है तो बेशक बाहर जाके कर लें। ड्राइंग रूम में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए? अच्छा, आप ट्रस्ट को ना एक बड़ा फैक्टर काउंट करवा रहे होते हैं और इससे मुराद क्या होती है कि जो ट्रस्ट है आपका, कि आपकी टॉप मैनेजमेंट जो काम आपको कह रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं तुम बातें ना करो। ठीक है, आप कहते हैं क्या मुसीबत है यार सर, जो है ना बातें भी नहीं करने थे, इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी। ट्रस्ट कर लो यार, तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मैंने आ गया हूं, मैंने यहाँ पेमेंट लेनी है, मैंने फिर चले जाना। ठीक है, इवन पेमेंट का भी जो एस्पेक्ट होता है वो इनका बड़ा लेस किस्म का होता है, तो वो कोई मैटर नहीं कर रहा होता कि फॉर पेमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा आप लोगों ने ट्रस्ट करना है। आप लोगों से मुराद ये है कि अगर आप ऐसे किसी एस्पेक्ट में हो और अगर आप किसी जगह पे कल्चर चेंज की जो एक ड्राइव चल रही है, जो एक काम चल रहा है उसके अंदर शामिल हो, तो आपने रियलाइज करवाना है अपने एम्प्लॉयज को कि यार ये जो एक्टिविटीज की जा रही है, लाइक हम डेव सेक्स ऑप्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं यार ये वाले फंक्शन यूज ना करो, ये जो राइटिंग कर रहे हैं इस तरह से करो। ठीक है, ये सारे आपकी बेहतरी के लिए। ठीक है, ये ट्रस्ट डेवलप करवाना है। जितना जल्दी ये ट्रस्ट आप अपने एम्प्लॉयज के जहन में कायम कर लेंगे, उतना वो इन चेंजेस को पॉजिटिव लेंगे। जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बातें ना करें, तो जितना जल्दी आपके जहन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये जो सर बातों से मना कर रहे हैं इसमें सर का कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कोई हमारा ही फायदा हो, हमें भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन द लॉन्ग रन शायद हमें ही फायदा हो जाए।
तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, और आप उसकी पैरवी शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि यार छोड़ो सर ऐसे ही कह रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, तो वो ठीक है कि वो आप उसको ओबे नहीं करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी, या तो फौरी नुकसान होगा आपको, ठीक है, जैसे कोई मैं आपको डांट दूंगा, कोई ऐसी बात कह दूंगा, ठीक है, या लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फाइनल ईयर पेपर में यही वाला सवाल पूछ लिया हो और उस वक्त आपके जहन में एक लफ्ज भी ना आ रहा हो कि यार सर ने इसके बारे में पता नहीं पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया, या अगर पढ़ाया है तो पता नहीं क्या लिखवाया था या क्या बताया था, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह का नुकसान भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके जहन में ये बात रास्ख हो जाएगी, आपके जहन में कुनंदा हो जाएगी, आपके जहन में इंग्रेव हो जाएगी कि यार ये जो हमारी टॉप मैनेजमेंट कोई काम कह रही है वो हमारी बेहतरी के लिए है, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करोगे, वो इंप्लीमेंट करते हुए दिल तंग भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं लगेगा कि यार हम मजबूरन चुप हो रहे हैं सर की वजह से कि यार अगर आप दोबारा बोले तो सर डांटेंगे ज्यादा, या जो भी है इस तरह की बात होगी, ठीक है ना। तो ये चीज जब आपके जहन में या आपके एम्प्लॉयज के जहन में बैठ जाएगी, तो वो आपकी सारी की भी चेंजेस को, जिसका मकसद आपका सिर्फ ये था कि आपने सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ऑटोमेशन और एम्पावरमेंट, ये दोनों वही एस्पेक्ट है, इसमें से ऑटोमेशन पे तो हमने बहुत ज्यादा बात की है अभी 3 बार पिछले वाली स्लाइड्स में, क्योंकि यही सारी चीजें जो रिपीट हो रही होंगी। अभी हम आगे ओएस का देखेंगे, वो भी इसी तरह की बातें कह रहा होगा कि यार ये ऑटोमेशन कर लो, कल्चर चेंज ले आओ, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स घूम फिर के हमारे इन्हीं 5-6 पॉइंट्स के अराउंड घूम रहे होंगे, जिनकी मदद से आप डेवऑप्स वाले एनवायरनमेंट को या एक नॉर्मल डेवलपमेंट वाले एनवायरनमेंट को सिक्योर डेवऑप्स, डेवसेक्स ऑप्स या इस तरह के किसी उसमें ना वो कर लोगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद आपकी क्रेव इंपॉर्टेंस टू द वर्चुअल यूनिवर्स, इसका मतलब ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके यूएनआईवी से क्या था, मैं खुद भूल गया, एनीवे। अच्छा, ये है कि आपका जो आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। इसका क्या मुराद है, देखिए बाज औकात ना हम लोग जब डिजाइन या डेवलपमेंट कर रहे होते थे पुराने जमाने में, या फिर करवा भी रहे होते थे जो भी है, तो उसमें ना बहुत सारी चीजों को बाज औकात एज पर रिक्वायरमेंट स्किप करना पड़ता है, ठीक है। मैंने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी बैक इन लाइक सो मेनी इयर्स अगो, तो मैंने कोबोल लैंग्वेज के ऊपर भी काम किया है, ठीक है। अब उसमें एक बिल्कुल और तरह से प्रोग्रामिंग होती थी आजकल के जमाने को छोड़ के, लाइक 94 से मैं कंप्यूटर के साथ किसी ना किसी तरह से लिंक चल रहा था, ठीक है, 1994 से। एनीवे, तो हम क्या करते थे कि हम मतलब बात बात रिक्वायरमेंट ऐसी आती है, अब आप लोगों ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट डेटाबेस वगैरह पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है, ठीक है। उसकी कुछ फॉर्म्स होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कहता है कि आपकी जहां जहां पे एटॉमिसिटी आ सकती है ना, वो एटॉमिसिटी लेकर आए, तो चीजों को ब्रेक इन कर दें, ठीक है, तो सारी चीजें एक ही टेबल में ना रखें, उन टेबल्स को ब्रेक कर दें, उनके दरमियान ज्वाइंट्स लगा दें, ठीक है। लेकिन ना जब आप डाटा वेयर हाउसिंग पे जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें उल्टी शुरू हो जाती हैं, आप डाटा को डीनॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर एनालिटिक्स परफॉर्म हो रही होती है, तो उसमें जितने ज्यादा ज्वाइन लगे होते हैं उतनी ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जो आपका डाटा वेयर हाउस है ना, वो उसके लिए अलग डाटाबेस बनता है जो आपके मेन डाटाबेस से ही डाटा उठाता है, लेकिन उस डाटा को डीनॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वेयर हाउस में आप बिल्कुल डाटा वेयर हाउसिंग में उल्टा काम करते हैं कि जो आपकी इफेक्टिव ओ लैप और ओ एल टी पी दो तरह की एप्लीकेशन होती है, इनका आइडिया है आपको। ओ एल टी पी होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, जैसे हमारा बैंकिंग का सिस्टम है, उसमें हर वक्त हर सेकंड में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कोई बंदा पैसे दे रहा है, भेज रहा है, निकलवा रहा है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बिल पे कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। एक होता है एनालिटिकल प्रोसेसिंग वाले सिस्टम, उसमें क्या होता है कि आप एनालिसिस करते हो कि जैसे ओके पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में कौन सी बीमारियों का ज्यादा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे डाटा ले लोगे, उसमें देखोगे कि डायग्नोसिस मरीजों की क्या क्या आई है। अब वो करोड़ों में डाटा होगा, ठीक है, मतलब एक बंदा है वो पिछले 6 महीने में 6 बार अस्पताल गया, तो एक बंदे के अगेंस्ट 6 एंट्रीज आ रही होंगी, ठीक है ना। तो उसकी बेस पे फिर आप प्रिडिक्ट करते हो कि ओके फाइन, हमारा बहुत ज्यादा जो है ना किडनीज के फेलियर के या किडनीज के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे अच्छा किडनीज के इशू आ रहे हैं तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करवाया जाए, तो वो फिर एक
आप सर्वे करवाओगे या आइडेंटिफाई करवाओगे कि यार ये लोगों की किडनीज क्यों ज्यादा फेल हो रही है और हमारा हेल्थ का काफी सारा बजट ये किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट पे खर्च हो रहा है, डायलिसिस पे खर्च हो रहा है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये पानी, बिल्कुल उसका आउटकम ये निकलेगा कि पानी जो गंदा है वो जब लोग पीते हैं तो उसकी वजह से लोगों की किडनी फेल होते हैं और वो फिर बीमार भी हो जाते हैं, किसी काम के भी नहीं रहते और प्लस उनका हेल्थ बजट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि ओके फाइन, वो पैसे जो हमारे वहाँ हेल्थ के बजट में भी लग रहे हैं और लोग भी फारिग हो रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी नए बनाने पड़ रहे हैं, उसकी जगह हम यूं करते हैं कि हम अगले बजट में साफ पानी की स्कीम शुरू करते हैं। तो वो जो सेहत के बजट में हमारा 50 अरब रुपए लग रहा है, उसकी जगह हम 15 अरब रुपए से लोगों को साफ पानी पहुंचा देते हैं। जब वो साफ पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किडनी फेलियर के जो रेशो है वो 100 की जगह 10% पे आ जाएगी, मतलब केसेस और भी वजहों से हो सकती है किडनी फेलियर, लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट। तो क्या होगा कि हमने लोगों की सेहत भी बचा ली, अपने वो 50 अरब हर साल लगाने की जगह 15 अरब एक ही बार लगा लिए। अब वो जब साफ पानी है तो अगले 10 साल तो वो आपकी जो नलके शलके चलते रहेंगे ना, पाइप शाइप चलते रहेंगे, तो अगले 15 साल तक आपकी किडनी के फेलियर के रेशो में काफी कमी आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से एनालिसिस वाला काम हो रहा होता है। उन एनालिसिस के ऊपर ना आप चले जाते हो डीनॉर्मलाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो क्रैव इंपॉर्टेंट वाला है, इस एस्पेक्ट में क्या होता है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। आपने ये वाला काम नहीं करना कि यार कुछ चीजों को हम लेफ्ट ओवर कर दें बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट या बिकॉज ऑफ सम आसानी। क्योंकि आप एक बार एक रूल को छोड़ना शुरू करते हो ना तो एक ट्रेंड बन जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब है आपने एक रूल आज छोड़ा तो कल को आपको दूसरा रूल भी छोड़ दोगे, तीसरा भी छोड़ दोगे, चौथा भी छोड़ दोगे। तो इसलिए है कि आपने अपने जो एनवायरनमेंट है उसको आपने जो आपने रूल सेट कर दिए हैं कि यार ये काम जरूर होने हैं, फिर वो काम आप इंश्योर करने की जरूर हो। ठीक है, उसमें कोई एक भी इस तरह की आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी, क्योंकि एक रिलैक्सेशन का मतलब है अगली, उससे अगली, उससे अगली। और ये चीज मैंने भुगती भी आपकी क्लास में कि यार जब मैं रिलैक्सेशन देता हूँ तो फिर कभी 20 बच्चे बैठे होते हैं, कभी 22 बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, आज माशाल्लाह क्लास की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, कोई 35 लग रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और उसके बाद आप मयर भी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके ख्याल में है साइंस के, कि मयर करने के बाद आप रिवॉर्ड दें कि यार जो बंदा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्यादा रूल्स को फॉलो कर रहा है, आप उसको रिवॉर्ड दें, ताकि उस रिवॉर्ड को देख के बाकी लोग भी उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए अपने काम में इंप्रूवमेंट लेके आए। ठीक है, सैलरी तो सबको मिल रही है तो आप बोनस दे दें। आप कहें यार ऐसा एम्प्लॉय जिसके पिछले महीने में जीरो सिक्योरिटी फ्लॉ या वल्नरेबिलिटी निकलेगी जिसके काम में, ठीक है ना, उसको हम फॉर एग्जाम्पल एक बोनस देंगे, सिक्योरिटी बोनस के नाम से। ठीक है, अब क्या होगा, हर बंदा अपना काम सिक्योर करने की कोशिश कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कोशिश होगी कि यार ये जो बोनस है ये हम ही विन करें, तो अपने काम को ज्यादा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख के करना शुरू कर देंगे। तो इससे आपको फायदा होगा कि आप बेशक 2-3 बार ये बोनस दें, 4 बार बोनस दें, उसके बाद बोनस खत्म कर दें। अब क्या होगा कि वो 4 बार जब आपने बोनस लॉन्च किया था और लोगों ने उस बोनस को अचीव करने के लिए अपने जो प्रैक्टिसेस है उनको सिक्योर कर लिया था, अब वो 4 बार या 4 महीने या 6 महीने गुजरने के बाद वो चीज उनकी आदत में शामिल हो जाएगी। अब आप वो बोनस खत्म कर दें, ठीक है, लेकिन तब भी लोग सिक्योर काम ही कर रहे होंगे, क्योंकि अब उनकी आदत हो गई है कि कोडिंग उन्होंने सिक्योर ही करनी है। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है ना, इस तरह की छोटी छोटी चक्करबाजियां करके ना तो अपने काम निकलवाती है। ठीक है, अच्छा, अच्छा ये वही वाली चीज रिपीट होगी स्लाइड। अच्छा, इसमें ना ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वन बाय वन कवर हो रहे हैं। लेट्स मी चेक द टाइम, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस भी लेनी है मैंने। और ओके, अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस फ्रॉम द टॉप, इसको हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, आप स्टडी कर लीजिएगा। री इमेजिंग ट्रस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये ना ये वाले जो पांचों एस्पेक्ट्स हैं मैं वर्बली कवर कर चुका हूँ। काइंडली आप ना इनको स्लाइड्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और ये कौन गया बाहर, इसको रोको यार, पानी पीने गया है। अच्छा, ठीक है यार, वो ऊपर चला गया, उसको मैसेज करो। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है अभी किसी का? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा आने लगा है। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता आप लोग अपने ना पेजेस वेजेस ये वो निकाल लो सारे के सारे। ठीक है, और उस पे नाम भी लिख लो, क्योंकि वो आएगा तो मैंने शुरू कर दिया एक बार तो फिर ये रुकेगा नहीं।
क्विज मैंने बताया था ना यार, अब हर उसमें कभी भी हो सकता है, तो बस इसको मैसेज भी कर देना यार। अच्छा, इसके बाद ना हम बेटा थोड़ी सी ना, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है और इसमें कोई इतनी मजे की बातें भी नहीं है। तो अगले भी कुछ स्लाइड इसी तरह की हैं कि थ्री वेज हैं। अच्छा, एक बुक है जो कि बेसिकली डेव ऑप्स के लिए ना, एक बाइबल से मुराद ये है कि जैसे एक होली बुक होती है ना, बाइबल जिसको कहते हैं, मतलब इस तरह ईसाइयों की होली बुक जो है वो बाइबल है। ठीक है, मैंने अटेंडेंस भी लेनी है अंसार साहब, गायब ना हो जाना बाद में, जल्दी आ जाना। तो इसी तरह से जो बाइबल फॉर डेवऑप्स है वो एक बुक कंसीडर होती है, द डेवऑप्स हैंडबुक। ठीक है, जिसने बेसिकली डेवऑप्स के जितने मॉडर्न पैरामीटर्स हैं उनको उनका अहाता किया हुआ है, और इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है वेल, तो आप डेवऑप्स के हवाले से वर्किंग कर रहे हो। उस बुक में उन्होंने ना एक थ्री वे प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, वो एक है कि नंबर वन, आपकी थिंकिंग जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपका जो फीडबैक है वो एक लूप की फॉर्म में रन टाइम पे चल रहा होना चाहिए, और आपकी एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग जो है ना वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोजेक्ट कंटिन्यूज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इससे क्या क्या मुराद है? नंबर वन, कि आपने परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम को फोकस करना है। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग आते हैं। पहला एस्पेक्ट था कि आपने कोड लेवल के ऊपर या एटॉमिक लेवल के ऊपर टेस्टिंग करनी है। यहां तक तो बात हो रही थी कि आप जितना जल्दी बग को पकड़ लेंगे उतना जल्दी आपका बेनिफिट होगा। लेकिन जो आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है ना, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करनी, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको कभी भी एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे प्रोग्रामर होते हैं तो उनके कोड में कम बग्स आते हैं, कुछ तरह लापरवाही से काम कर रहे होते हैं उनके में ज्यादा आ रहे होते हैं बग। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे रहोगे तो हो सकता है कि आपकी रूटीन, जिस तरह जब आप लोगों की रिलेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है ना, एब्सोल्यूट मार्किंग है ना यहाँ पे, हाँ, अगर रिलेटिव मार्किंग होती है ना तो क्या होता है कि बिलफर्ज आप सब ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तब तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और किसी एक या दो बच्चों ने बड़ा अच्छा लिख दिया, तो उसकी वजह से आप सबका खाता थोड़ा सा खराब हो जाएगा, बिकॉज उनकी वजह से रिलेटिव ग्रेडिंग में वो ग्रेड हाई पे ले जाएंगे चीजों को, और आपकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से आप पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, उसकी जगह अगर सभी बच्चे, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग है और सभी बच्चों के 60 से 50 के दरमियान नंबर आ रहे हैं, तो 60 वाले को ए मिल जाएगा, 50 वाले को सी मिल जाएगा, बीच वालों को बी मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर उसी 60 से 50 वालों के दरमियान में दो 90 वाले आ गए, तो अब ए किस पे मिलेगा? 90 पे। 60 वालों को बी मिल रहा होगा और नीचे सी होगा, तो ए वाला काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जब ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो अपने सिस्टम लेवल के ऊपर इन चीजों को लेके चलना है। आपके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, आपके पूरे सिस्टम में कितने बग्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो आपने मामला देखने हैं वो सारे सिस्टम लेवल के ऊपर देखने हैं, ना कि लोकल लेवल के ऊपर या लोकल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। क्यों? कि अगर आपने किसी एक ग्रुप को बड़ा स्ट्रांग कर लिया, उसका काम बड़ा बेहतर हो गया, तो वो जो बाकी ग्रुप्स हैं अगर वो उस लेवल पे ना पहुंचे तो ऑटोमेटिकली उस एक बंदे की छाइयां भी आपके सामने उभर कर नहीं आ पाएंगी, बिकॉज वो बाकियों की वजह से उसका भी वो जो एस्पेक्ट है वो डाउन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है वो कहते हैं कि आपने अपने आप को डेफसेकऑप के अंदर इस तरह से देखना है कि आपका एक बिजनेस है और एक आपका कस्टमर है। तो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मतलब जो आपका डेवलपर वाला एस्पेक्ट चल रहा है, और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप कितना सक्सेसफुली मेट कर पा रहे हैं, या जो रन टाइम पे आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड की हुई है वो कितनी ज्यादा सिक्योरली रन हो रही है, उसमें कितना ज्यादा डाउन टाइम नहीं आ रहा। ठीक है ना, डाउन टाइम अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। सेकंड है कि आपने एक फीडबैक लूप बनाना है। फीडबैक लूप वही वाली चीज है जो पिछले वाले किसी थ्योरम में, कॉम्स में, या उससे पिछले वाले में किसी और नाम से डिफाइन हुई हुई थी।
वो ये कहती है कि आपका जो फीडबैक है उसका एक लूप होना चाहिए, और आपका एक साइकिल का जो फीडबैक है वो अगले साइकिल के अंदर इंप्रूवमेंट का सबब बनना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक खास तरीके से कोडिंग करने की वजह से आपको पता चल गया कि इसकी वजह से काम खराब होता है आगे जाके और आगे बग्स आते हैं, तो इसकी फीडबैक अगली वाली जब कोडिंग स्टार्ट हो तो उनको मिल जानी चाहिए, ताकि वो लोग उस काम को अपने पास इनकॉर्पोरेट कर ले और आइंदा से वो वाला रास्ता ही इख्तियार ना करें जिस रास्ते पे चलते हुए यही वाला बग दोबारा कर हो रहा हो। ठीक है, तो जब आपकी फीडबैक का लूप इस्टेब्लिश हुआ होगा तो क्या होगा कि आपके डेवलपमेंट साइड पे या ऑपरेशन साइड पे जो भी बग्स आ रहे हैं उनकी जो रीजनिंग है, वो जब दोबारा से नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मॉड्यूल की कोडिंग स्टार्ट होती है, तो उन फीडबैक्स को उस डेवलपमेंट की कोडिंग के स्टार्ट में डिस्कस किया जाए, ताकि अगली बार जो डेवलपर उस नए वाले कोड पे काम करें वो ये वाली पुरानी गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से यही वाले बग दोबारा से करना होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये फीडबैक आपकी सिक्योरिटी के अंदर रीइटरेशन ऑफ द बग्स को रिमूव करता है या कम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आ जाता है थर्ड वे, और थर्ड वे फिर कल्चर को डिस्कस करता है कि आपने अपने कल्चर के अंदर चेंज लानी है, आपने जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसके अंदर डिफरेंस लेके आना है, आपने रिस्क लेने हैं और अपने फेलियर से या अपने बग्स जो आपको पुराने वाले साइकिल्स में सामने आए हैं उनको इंप्रूव करना है, सो दैट वो रिपीट ना हो अगले वाले साइकिल में। और वो जो रिपीटिशन की प्रैक्टिस होती है उसके अंदर आपने प्री रिक्विजिट्स इनेबल करवा देने हैं कि पिछले वाले साइकिल में इस काम की वजह से ये बग आया था, तो अगले वाली साइकिल में प्री रिक्विजिट हो कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी, क्योंकि ये वाली हरकत करेंगे दोबारा से भी वाला बग अगर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो साइकिल है या ये वाला जो वे है कि आपने कल्चर के अंदर चेंज लानी है, ये पिछले वाले में फर्स्ट में इंप्लीमेंट हो रहा था, इसमें थर्ड वे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कमोबेश एक ही तरह की बातें जो है काम्स में भी हो रही थी, उससे पिछले वाले में भी हो रही थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। और अभी ये जो डेव सेक डेव ऑप्स हैंडबुक है, इस बुक के अंदर भी 3 वेज के अंदर यही थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं जिसकी मदद से आप अपने डेव ऑप्स को डेव सेक ऑप में ट्रांसफॉर्म करते हो। ठीक है, और उसके अलावा वो कुछ सजेशन देता है, सजेशन ये देता है मतलब इन 3 वेज के बाद कि आपने अपने सिक्योरिटी इश्यूज को ट्रैक करना है, और ये उसी ट्रैकिंग सिस्टम में ट्रैक करवाना है जिस ट्रैकिंग सिस्टम में आप अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट ट्रैक करा रहे हो। जैसे आपने गिटहब इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो गिटहब में आप ना सिर्फ अपना कोड और उसके ऊपर आने वाले इश्यूज को कवर करें, बल्कि ये जो आपकी सिक्योरिटी इश्यूज है इनको भी गिटहब का पार्ट बना दें, सो दैट आपके पास एक पूरी रिपोजिटरी बनी हुई होगी किस किस एस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद आपके कुछ टूल्स हैं जो कि इश्यूज और प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करते हैं, जैसा कि एक जीरा है। ठीक है, तो इस तरह के जब आप टूल्स यूज करते हैं इशू ट्रैकिंग के लिए, तो उसकी मदद से क्या होता है कि आपके पास एक रिपोजिटरी ऑफ द इश्यूज डेवलप हो जाती है। ठीक है, और आपकी एक नॉलेज बेस बन जाती है। अब चूंकि नॉर्मली सारी कंपनियां एक खास एस्पेक्ट में काम कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है वो डॉट नेट में ही सॉफ्टवेयर बना रही होगी, ठीक है, तो उनकी एक्सपर्टीज डॉट नेट के सॉफ्टवेयर की होगी। अगर वो अपनी इश्यूज ट्रैकिंग भी शुरू कर दें तो अब क्या होगा कि उनके पास डॉट नेट के आने वाले इश्यूज की एक रिपोजिटरी बनी हुई होगी। तो जब भी उनके किसी डेवलपर को कोई इशू आएगा तो वो बजाय नेट पे चीजें सर्च करने के वो सीधा उस रिपोजिटरी में जाके सर्च करना शुरू कर देगा। ठीक है, और चूंकि उस रिपोजिटरी में जो इश्यूज होंगे वो इन्हीं के बनाए हुए सॉफ्टवेयर के मुताबिक होंगे, और नॉर्मली एक कंपनी एक या दो चीजों को ट्रैक कर रही होती है, जैसे कुछ कंपनियां वो फाइनेंशियल और बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में डील करती हैं। ठीक है ना, अब क्या होगा कि उनके पास एक स्पेशल बैंकिंग और सॉफ्टवेयर जो बेसिकली फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है उसके हवाले से जो जो पॉसिबल इश्यूज इन डॉट नेट एनवायरमेंट आ रहे होते हैं उसका एक पूरा एक नॉलेज बेस सा बन गया हुआ होगा। ठीक है ना, तो चूंकि बाकी डेवलपर भी उसी फील्ड में उस कंपनी के काम कर रहे हैं और उसी टूल पे काम कर रहे हैं डॉट नेट के अंदर ही, तो उनको जब भी कोई इशू आएगा तो वो बजाय इसके कि वो किसी XYZ वेबसाइट पे जाके इंटरनेट पे जाके सर्च करते रहे जहां पे इरेलेवेंट से उनको सोल्यूशन मिल रहे होंगे, लाइक एक सोल्यूशन मिला तो है जिसमें बग तो ये वाला डिस्कस हुआ है बट वो बग उनको पाइथन में आया था, तो वो पाइथन वाला जो आंसर है वो यहाँ तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोग डॉट नेट में बना रहे हैं। ठीक है, या डॉट नेट का ही कोई सोल्यूशन किसी ने दिया, लेकिन उसने दिया था फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल वेबसाइट के लिए सोल्यूशन, तो वो फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस सोल्यूशन को मैं कैसे मॉडिफाई करूं,
कि ये सोल्यूशन तो जो दिया गया है वो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह की सॉफ्टवेयर के लिए था, लेकिन अब मैंने इसको फाइनेंशियल वाले में इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी जगह जो आपका अपना बना हुआ ये वाला रिपोजिटरी है, उसके अंदर टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट बग्स और उनके रेमेडियल मेजर्स आ रहे होंगे, तो वहां से आप ज्यादा हेल्प ले लोगे। ठीक है। और आपके जो रिव्यू हैं, वही वाली बात है कि आप अपनी नेक्स्ट टीम्स को ये अवेयर करवाएं कि इस तरह के काम करने से ये इशू परसिस्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगली बार वो रिपीट करने से बाज आ जाए। उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं उनको अपने शेयर्ड सोर्स कोड रिपोजिटरी और सर्विस का पार्ट बना देना है। और चूंकि आपकी जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टूल्स पे काम कर रहे होंगे, तो अगर आप उन लाइब्रेरीज को फिक्स कर दें कि ये वाली जो 6 लाइब्रेरीज हैं, अगर आपका पाइथन में काम चल रहा है तो आप कहें कि हम लोग सिर्फ इन्हीं 6 लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, इसके अलावा कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो पहले आप उसकी रिक्वेस्ट डालें कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैं लाइब्रेरी यूज करना चाह रहा हूँ, और जो हमारी ऑलरेडी अप्रूव्ड लाइब्रेरीज है इसमें ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी टीम है उन लाइब्रेरीज की वल्नरेबिलिटीज को चेक कर लेंगी और उसको अप्रूव कर देंगी अगर वल्नरेबल नहीं है। अगर वो वल्नरेबल है तो वो उस डेवलपर को कह देंगी कि नहीं, ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना नई लाइब्रेरी यूज करने की, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, तो हम जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना उनको मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये दूसरी लाइब्रेरी रिकमेंड कर रहे हैं जो कि सिक्योर है, तो आप आइंदा से इस लाइब्रेरी को यूज करना शुरू कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि जब इस लेवल पे आपकी ये चीजें फिक्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इस तरह की वल्नरेबिलिटीज जो आपके थर्ड पार्टी यूजेज ऑफ द लाइब्रेरीज की वजह से आपके कोड में आ जाती है वो आपकी शुरू में ही ब्लॉक हो जाएंगी, बिकॉज अब आपके जितने डेवलपर्स हैं वो सारी अप्रूव्ड लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कोई भी ऐसी लेस सिक्योर लाइब्रेरी इस्तेमाल ही नहीं करे जिसकी वजह से कल को आपके सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस में वो इशू आना शुरू हो जाए कि यार ये 4 लाइब्रेरीज तो वल्नरेबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट की पाइपलाइन में सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट में, जैसे हमने CI/CD की ऑटोमेशन की बात की थी, SaaS की ऑटोमेशन की बात की थी कि जो ही आपका कोड कमिट हो साथ ही उस पर वो अप्लाई होना शुरू हो जाए, ये चीजें आप अपनी सिक्योरिटी को अपनी पाइपलाइन के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हो इसके थ्रू। ठीक है। और उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन आपके हाथ से हैंड ओवर होके डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट में चली जाती है, तो वहां पे SaaS, डेस्ट, IAST, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। इनको हमने पिछले और उससे पिछले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, SaaS को, फिर डेस्ट को, फिर IAST को, फिर RASP को। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ योर डेव ऑफ साइकिल इसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से हमने बिल्कुल आज की शुरू की स्लाइड्स में देखा था कि आपने किस किस लेवल ऑफ द डेव ऑफ पे क्या क्या फंक्शनैलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की होती है। जो शुरू की स्लाइड थी पहली 3, उसमें हमने इन चीजों को फोकस किया था कि किस साइकिल के ऊपर आपकी क्या एक्टिविटीज आपके डेवऑप्स का पार्ट बन रही थी। और उसके बाद आपकी चूंकि मोर देन मतलब अब कमर्शलाइजेशन का दौर है तो आपका ओपन सोर्स एप्लीकेशन का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्लोज सोर्स में निस्बतन कम हो गई है। ठीक है ना, चीजें जानी चाहिए। तो अब आपकी जिस तरह अब आजकल की जो नई डेवलपमेंट है वो नॉर्मली Node.js वगैरह उस तरह की चीजों पे शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले वो प्रोप्राइटरी सैप के मॉड्यूल्स होंगे तो वो सैप या ओरेकल फाइनेंशियल्स आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके मॉड्यूल्स बन रहे हैं, तो आपको पहले वो बनी बनाई ओरेकल फाइनेंशियल्स या सैप खरीदनी पड़ती थी, फिर उसको आप कस्टमाइज करते थे एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब ओपन सोर्स सिस्टम है, आप कहते हैं ये रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर आपको बने बनाए पूरे सोल्यूशन ओपन सोर्स में मिल जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का कोई सोल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका LMS है, तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला LMS है वो है मूडल। ठीक है ना। और मूडल एक बना बना फ्री थिंग है, वो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं इनको इनहेरिट जब आप करते हैं और वो आप ओपन सोर्स की पूरी फंक्शनैलिटी को ले आते हैं, तो ओपन सोर्स क्योंकि उनका सोर्स कोड ओपन होता है, तो अगर आप उसमें आगे सिक्योरिटी ना भी डालें तो शायद उसके ऊपर पहले से डेवलपमेंट के दौरान ही वो सिक्योरिटी डली होगी। जैसे मूडल है, तो मूडल की जो बनाने वाले हैं वो उसकी सैस टेस्ट वाली एक्टिविटीज कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपको बनी बनाई सिक्योर एप्लीकेशन मिल जाती है जिसको आपने सिर्फ कस्टमाइज करना होता है। तो जो ओपन सोर्स वाली एप्लीकेशन होती हैं और जो अच्छी क्वालिटी की एप्लीकेशन होती है, तो होता है ना कि मैंने भी अपना एक छोटी सी चीज बनाई इसको ओपन सोर्स करके वहां पे डाल दिया और आपने यूज करना शुरू कर दिया, नहीं। जो क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं और वो ओपन सोर्स सोल्यूशन दे रहे हैं, उन्होंने अपने सोल्यूशंस में ये SaaS डैश वगैरह इंप्लीमेंट किए हुए होते हैं रिलीज करने से पहले।
तो उससे क्या होता है कि जो आपको इस तरह के जो बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स में, वो ऑलरेडी आपको किसी हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं। अब आप उनकी सिक्योरिटी कस्टमाइजेशन में कंप्रोमाइज करवा दें, वो आपकी अपनी गलती होगी। अदरवाइज उन्होंने जो रिलीज दी होती है वो किसी हद तक इन सारे साइकिल्स को लेके चल रही होती है। अच्छा, इन सारी काम को करने के लिए हमारे पास ना कुछ टूल चेन्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने कुछ कमिटमेंट्स लेनी होती हैं, जैसे कि प्री कमिट फेज होता है, जब आपका कोड कमिट नहीं हुआ, आपका ड्यूरिंग डेवलपमेंट कोड जो चल रहा है, उसके अंदर यार आप लोगों ने बातें करनी है तो काइंडली बाहर निकल जाओ बेटा। अब इसके बाद ना मेरे पास, ओके फाइन, ये आपके प्री कमिट फेज, फिर कमिट फेज, जिसके अंदर आपकी कमिटमेंट, यानी आफ्टर डूइंग दैट कमिट। कमिट की बात यहाँ पे वो हो रही है जो हम गिट में कर रहे होते हैं, कि जब आप एक कोड बना रहे होते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ होता, तो वो प्री कमिट फेज में होता है, अभी डेवलपमेंट फेज में होता है। और कमिट फेज होता है कि जिसके अंदर आपका कोड कमिट हो गया, अभी आगे रिलीज की तरफ जा रहा है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, और टेस्टिंग के बाद ही आगे रिलीज हो जाएगा एंड यूजर की तरफ। उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस की जो स्टेज होती है, कि आपने सारी चीजें उस पर चेक कर ली क्यूसी वगैरह के बाद, कि ओके फाइन, ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, और इसके अंदर हमने स्कैनिंग वगैरह भी सारी परफॉर्म कर ली है, ठीक है, ये एस्पेक्ट। उसके बाद जब वो प्रोडक्शन में चला गया, तो आपके मुख्तलिफ सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो लग रहे होते हैं। सबसे पहले जब आपका कोड डिप्लॉय होने लगता है, उसके बाद जब वो डिप्लॉय हो जाता है, और उसके बाद जब वो रनिंग फेज में होता है, जो कि हमने पिछले वाले साइकिल में देखे हैं कि उसमें डिफरेंट तरह की मॉनिटरिंग अप्लाई हो रही होती है, तो उसमें आप रास अप्लाई करते हो, रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जब उसकी ऑपरेशंस के दौरान में जो मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, ऑडिट और कंप्लाइंस चेकिंग है, कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया का सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें आपको ना सेंस की एक आउटपुट है सिक्योर डेवऑप्स टूल चेन। ये आपको 360 डिग्री कवरेज ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के हवाले से अभी या इन फ्यूचर, अगर वो किसी ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पे उन्होंने सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो जो शोबा है वो चूज किया हुआ है, तो उनको इस सेंस की सिक्योर डेवऑप्स टूल चेन से बड़ी मदद मिल सकती है, ठीक है, जो कि आपको इस पूरे 360 डिग्री ऑफ द कवरेज प्रोवाइड करती है, कि इन सारी स्टेजेस के ऊपर आप किस किस तरह से सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर अपनी मजीद नॉलेज के लिए इसको पढ़ना चाहें, या लेटर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी जगह पे आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो आप इस सेंस की सिक्योर डेवऑप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, वो है ओएस की डेव सेक ऑप्स मेच्योरिटी मॉडल। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, सेंस ने, वो जो हैंडबुक थी उन्होंने, और फिर ये ओएस वालों ने डेव सेक्स ऑप्स के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, जिसमें से ओएस वालों ने एक मेच्योरिटी मॉडल दिया। वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी इन सॉफ्टवेयर की डायमेंशंस को मेजर करते हैं। ये समझ ले एक मैट्रिक्सिज्म, ठीक है। इन मैट्रिक्स को जो कि है बिल्ड है, डिप्लॉयमेंट है, एजुकेशन एंड गाइडेंस है, कल्चर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेस है, मॉनिटरिंग है, लॉगिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डनिंग है, इसी तरह पैच मैनेजमेंट है आपके सॉफ्टवेयर की, डायनामिक डेप्थ फॉर द एप्लीकेशन है, स्टैटिक डेप्थ ऑफ द एप्लीकेशन है, यानी कि यूं समझ लें कि डायनामिक और स्टैटिक वो जो आपका सिक्योरिटी एनालिसिस होता है वो वाली चीज है, ठीक है। टेस्टिंग की इंटेंसिटी कितनी है आपकी उस सॉफ्टवेयर की जो आप रिलीज कर रहे हैं, कितना आपने उसको कंसोलिडेट किया हुआ एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट इश्यूज एंड सो ऑन। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल के टेस्ट कितने परफॉर्म हुए हैं। इसी तरह आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तुमने कहा था कि कोड की हमारी स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग होती है। ओएस जो है ये कहता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका सिस्टम चलना है, उसकी भी स्टैटिक और डायनामिक सिक्योरिटी की हवाले से टेस्टिंग होनी चाहिए। क्यों? कि अगर आपकी एप्लीकेशन सिक्योर बनी है लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी, इवन देन आपकी एप्लीकेशन हैक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ओएस वाले इन सारी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद 4 लेवल में उसको असेस करते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये जो सारी एस्पेक्ट्स थे, इनमें बेसिक लेवल की सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए हैं, तो वो कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवसेक ऑफ के मेच्योरिटी लेवल 1 के ऊपर है।
ठीक है, यानी कि आपने बिल्कुल बेसिक सा काम किया, आपने कोई स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट नहीं की हुई। अगर आपकी टीम को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की, और उन्होंने कुछ कुछ उसको इंप्लीमेंट भी किया हुआ है अपने प्रोसेसेस के अंदर, अपने कोड के अंदर नहीं, अपने प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, तो वो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को मेच्योरिटी लेवल 2 के ऊपर फाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको, अगर आप उनसे असेसमेंट करवाएंगे तो आपको मेच्योरिटी लेवल ऑफ द डेव सेक्स ऑफ मेच्योरिटी लेवल ऑफ द 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी टीम के अंदर हाई अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को, और आपके जो प्रोसेसेस बने हुए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उसमें किसी हद तक सिक्योरिटी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुई भी है, ठीक है, और आपके जो आउटपुट है वो इन सारी चीजों का ख्याल रख रही है जो पिछले हमने सारी बातें डिस्कस की, तो आपको मेच्योरिटी लेवल 3 पे फाइज किया जाएगा। और अगर आपके पास एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, और आपके वेरी वेल इंटीग्रेटेड जो सिक्योरिटी के मेयर्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहे हैं, और आपका 360 डिग्री ऑफ द कवरेज है कि सॉफ्टवेयर के डिजाइन से लेके सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और उसकी जो रनिंग है प्रोडक्शन में, वो सारी की सारी चीजें आपकी बाकायदा डिफाइंड है कि इस तरह से सिक्योर होंगी, और वो बाकायदा हुई भी हैं, तो आपको मेच्योरिटी लेवल 4 मिलेगा। और अगर किसी कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो ये डेवसेक आपकी मेच्योरिटी लेवल आपकी कंपनी के लिए एक बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है, या बड़ा बद साबित होता है, बैड साबित होता है, कि अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मिलियन ऑफ रुपीज या डॉलर का प्रोजेक्ट दे रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो आपका मेच्योरिटी लेवल भी देखेगी कि आपका डेवसेक का मेच्योरिटी लेवल क्या चल रहा है। तो अगर आप 3 या 4 के ऊपर हैं तो आपके पास वो बिड विन करने के ज्यादा चांसेस होंगे बेनिस्बत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के कि जिसका लेवल थोड़ा सा नीचे वाला है। तो वो कहेंगे यार ये लोग तो उतनी सिक्योरिटी को कंसीडर नहीं करते, तो इनसे सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज आ सकती है। तो वो लोग फिर आपकी कंपनी को या उस कंपनी को जिसका मेच्योरिटी लेवल 1 या 2 है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जितना हाई मेच्योरिटी लेवल होगा उतना आपका विनिंग ऑफ द बिड के चांसेस ज्यादा होते चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉपर मेच्योरिटी वेरिफिकेशन करवाती है अपनी फ्रॉम ओएस अथराइज जो ऑडिटर्स होते हैं, जिसकी मदद से उनको फिर सर्टिफिकेट मिलता है प्रॉपर, और देन उसकी बेस पे वो फिर ऑपरेट करते हैं। यहां तक बेटा आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें।